हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम गॉड वर्सेस साइतामा के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि साइतामा अर्थ की क्रोस्ट में अभी भी फंसा हुआ है और गारो एक बड़ा सा सरफेस अर्थ से बाहर निकाल के गॉड के ऊपर मारने वाला था। हम चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि जब गारो गॉड के ऊपर एक बड़ा सा सरफेस फेंकता है तो गॉड अपने एक ही हाथ से इतने बड़े सरफेस को गॉड अपने एक ही हाथ से तोड़ के रख देता है। उसके बाद गारो उन्हीं पत्थरों के ऊपर स्पीड से मूव करके गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो अपनी एक टेक्निक गॉड स्लेयर फिस्ट इंस्टेंटेनियस स्ट्राइक से गॉड के ऊपर जब अटैक करता है और जब वो गॉड के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि गॉड के एक हेड में एक बड़ा सा होल हो गया होता है। तभी हम देखते हैं कि गॉड के उसी होल से एनर्जी बॉल जैसा निकलने लगता है कुछ। उसके बाद जब गारो ये देखता है तो सोचता है क्या इसका मतलब वो होल मैंने नहीं बनाया था, ये खुद को अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और तभी गॉड गारो के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि गारो कहता है ठीक है, मुझे अपनी सांसों पर फोकस करना होगा, शायद मेरे विल पावर एंड स्ट्रेंथ से मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ। और उसके बाद गारो आज़ाद हो जाता है और वो गॉड के एनर्जी बॉल से बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गारो एक पत्थर के ऊपर लैंड होता है और वो फिर से गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए पूरे स्पीड से बढ़ता है। तभी गॉड टाइम को स्टॉप कर देता है और वो कहता है इस बार तुम भाग नहीं पाओगे मुझसे। उसके बाद हम एक डार्क प्लेस देखते हैं जहाँ पर एक आवाज आ रहा होता है और वो कहता है क्या ये कोई अर्थक्वेक था, मुझे कुछ झटका महसूस हुआ, फिर भी ठीक है, मैं इसके बारे में तब सोचूंगा जब मैं सरफेस के ऊपर पहुंच जाऊंगा। और तभी हमें साइतामा का सीन देखा जाता है जो वहाँ पर जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो वहाँ पर जंप करता है तो वहाँ का क्रिस्टल पूरी तरह से कांप जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों तरफ बिजली गरज रही होती है। उसके बाद हम गारो को देखते हैं जिसकी बॉडी में काफी सारी चोट आई हुई होती है। उसके बॉडी के हर एक पार्ट से खून निकल रही होती है। तभी गॉड कहते हैं तुम्हारे हर एक पार्ट से खून निकल रही है, फिर भी तुम रुक नहीं रहे हो, क्या तुम्हें इस खेल की आदत पड़ गई है क्या? फिर भी अब समय हो गया है कि हम ये खेल को खत्म करें। और तभी गारो कहता है गॉड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बंदा तुमसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जब तक मैं उस बंदे से लड़ नहीं रहता तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। तभी हम देखते हैं कि एफी पीछे से आ जाती है और वो डायमेंशनल स्टोन को गॉड के पीछे अटैच कर देती है। तभी गारो भी अपनी क्रॉस फैंग गॉड स्लेयर फिस्ट से गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। एफी अपनी स्टोन की मदद से गॉड को किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दी होती है। तभी हम देखते हैं कि गॉड वो स्टोन के सारे पावर को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी गॉड एफी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये फालतू से स्टोन की मदद से तुम मुझे हरा सकते हो, ये स्पेस टाइम गॉड के अंडर में ही है। और उसके बाद हमें कहा जाता है कि लोग हमेशा स्पेस एंड टाइम के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आसान शब्दों में कहा जाए तो स्पेस दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है। जब उनकी पोजीशन चेंज होती है तो हमें समय के बारे में पता चलता है। अगर कहा जाए तो यूनिवर्स एक एटॉमिक मोशन में चल रही है और ये सारे एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें डायमेंशन के बारे में बताया जाता है कि आखिर किस तरह से डायमेंशन फॉर्म होता है। जैसे कि हम अगर किसी जगह पे एक पॉइंट बना दे तो उस पॉइंट का ना ही कोई साइज होता है, ना ही कोई डायमेंशन होता है, ना ही हमें इसकी पोजीशन के बारे में कुछ पता होता है और इसे हम जीरो डायमेंशनल स्पेस कह सकते हैं। लेकिन हम जब और एक डॉट बना दे और हम दो डॉट को ज्वाइन कर दे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है और इसे हम वन डायमेंशनल स्पेस कहते हैं क्योंकि इसमें लेंथ आ जाती है लेकिन ना ही कोई डेप्थ होते ना ही कोई विड्थ होते इसमें। अगर हम उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर और एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दे तो वो एक टू डायमेंशनल स्पेस बन जाता है जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी आ जाता है। अगर कोई भी 2D में एग्जिस्ट करता है तो वो बिल्कुल ताश की पत्तों की तरह ही होता, बिल्कुल फ्लैट, और उन्हें कभी भी पता नहीं चलता है कि आखिर 3 डायमेंशनल बीइंग कैसे रहते हैं और वो होते कैसे हैं। उसके बाद हमें 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बताया जाता है। 3D स्पेस जिसमें हम रहते हैं इसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई भी है। जो जीव लोअर डायमेंशन में रह रहे हैं उन्हें कभी भी ये पता नहीं चलता है कि आखिर हायर डायमेंशन में क्या चल रहा है। जैसे कि 2 डायमेंशनल बीइंग को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आखिर 3 डायमेंशन में क्या चल रहा है क्योंकि उनकी दुनिया में गहराई के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम 3 डायमेंशनल बीइंग के बारे में बात करें तो वो 2 डायमेंशनल चीजों को कई तरह से बदल सकते हैं। लोअर डायमेंशन क्रिएचर हायर डायमेंशन क्रिएचर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हायर डायमेंशन स्पेसिस लोअर डायमेंशन स्पेसिस के ऊपर काफी आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें 4th डायमेंशन के बारे में बताया जाता है कि जिसमें और एक टाइमलाइन ऐड हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की तौर पर साइतामा छोटे होने से लेकर बड़े होने तक, जिसे हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, लेकिन 4th डायमेंशन की क्रिएचर ये टाइमलाइन को देख सकते हैं। 3 डायमेंशन में रहने वाले जीव सिर्फ इस टाइम के फ्लो को महसूस ही कर सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो 4th डायमेंशन ऐसा एक डायमेंशन है जिसमें टाइमलाइन भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम एग्जाम्पल ले साइतामा के बचपन से लेकर बड़े होने तक जिसमें उसे कमाल की ताकत मिली, हम उसे एक लाइन में दिखा सकते हैं। अगर हम एक पेपर ले और उसमें 2 पॉइंट बना दे और फिर वो पॉइंट को जोड़ दे तो वो लाइन दिखाएगा कि कैसे साइतामा छोटे से बड़ा हुआ। अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है तो सबसे क्विक रास्ता होगा स्ट्रेट लाइन में जाना,
लेकिन हम अगर 3D क्रिएचर के बारे में बात करें तो वो इसे मोड़ सकते हैं और आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह यूनिवर्स में वार्म होल काम करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस को मॉडिफाई करके, और इसी तरह 3 डायमेंशनल बीइंग को कुछ वक्त के लिए 4th डायमेंशन में भेजा जा सकता है, और ये डायमेंशन इससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे कि 5, 6, 7 और इससे भी ज्यादा। जैसे कि हम स्पेस टाइम ऐड करेंगे उसी तरह डायमेंशन बढ़ते जाएंगे। अर्थ के साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में करीब 11 डायमेंशन है, लेकिन ये कहा जाता है कि कॉस्मिक डेप्थ के अंधकार में जहाँ पर इंसान पहुंच ही नहीं सकता, वहाँ पर उससे भी कहीं ज्यादा डायमेंशन बीइंग रहते हैं जो ये यूनिवर्स को चलाने के जिम्मेदार है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉड एफी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और वो अपने 2 हाथों को कोलाइड करके एफी के ऊपर हमला करता है। उसके बाद गॉड कहता है कि जो भी जन्म होता है उसे मरना ही पड़ता है, ताकतवर हमेशा कमजोर को मारता है, क्योंकि यही यूनिवर्स की भाग्य है। तभी एफी नीचे गिरने वाली होती है कि यहाँ गारो आके उसे बचा लेता है। उसके बाद गॉड कहता है कि जिसे भी कमजोर से ताकतवर बनना है उसे हार का भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तभी गारो कहता है, तुम आखिर ये किस तरह का बहाना हो, दुनिया को डिस्ट्रॉय करना और यहाँ पर इतनी सारी तबाही मचाना, आखिर क्यों ये सब कर रहे हो तुम? तो गॉड कहता है, क्यों, आखिर तुम मुझे बताओ। प्रकृति ही जीवों के रहने के लिए जगह बनाता है और उसके बाद अपनी नेचुरल डिजास्टर से उन्हीं जीवों को मार देता है। आखिर क्यों कोई भी जिंदा चीज उसे मरना ही पड़ता है? ये सारी चीज यूनिवर्स के इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, और ये इवोल्यूशन पूरे ब्रह्मांड में होता रहता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक पूरी ब्रह्मांड पूरी तरह से इवोल्यूशन ना हो जाए। और वो कहता है कि ये डिस्ट्रक्शन के पीछे गॉड ही है, और गॉड ही ब्रह्मांड के लिए डिजास्टर है, और ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व इसलिए ही है कि हम सब कुछ तबाह कर सके, और हम ही है ब्रह्मांड को तबाह करने वाले, और हमसे बच के तुम कहीं भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतामा अभी भी सरफेस से 128 किलोमीटर नीचे है, जहाँ पर साइतामा लगातार पंच मारते हुए सरफेस की ओर बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है।